मोटे तौर पे हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि टेक्नोलॉजी विज्ञान है। ये दोनों बहुत ही अलग हैं और इनको अलग अलग तरह से समझने की ज़रूरत है। विज्ञान दरअसल में एक आँख है, जिस आँख से आप अपने अगल बगल की परिस्थिति को देखते हैं, समझते हैं। टेक्नोलॉजी जो है, तकनीकी जो है, वो उपकरण है जिसको आप समझते हैं। उसको कैसे हासिल किया जाए, इसका उपकरण है जिसको आप टेक्नोलॉजी कहते हैं। उपकरण सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आधा अधूरा भी हो सकता है। इसलिए यह जांचना विज्ञान है कि आप जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी सही है। इसलिए किसी ने कहा कि टेक्नोलॉजी तो लोकल ही हो सकती है। मैं कहता हूँ लोकल करके उसको सीमित मत कीजिए। टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है, उसको बार बार जांचते रहने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए वो समाज सबसे वैज्ञानिक समाज है जो अपनी उपलब्धियों को और अपनी कमज़ोरियों को बार बार जांचता रहता है और जिन कमज़ोरियों को वो कम पाता है उनको बदलता रहता है। ये बदलने की जो समझ है ये विज्ञान से मिलती है। मैं मोटे तौर पे ये मानने से एतराज़ करता हूँ कि ये कोई पूर्व और पश्चिम की बात है। ये सार्वभौम चीज़ है। विज्ञान भी अगर पूर्व और पश्चिम में बढ़ जाए तो फिर विज्ञान ही नहीं रह जाए। आप देखिए कि विज्ञान ने ये बताया हमको, समझाया हमको कि बीमारियों का अगर बिल्कुल शुरू ही में पता कर लिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। बाल मृत्यु, बच्चों की विकलांगता, इन सब को आप सीमित कर सकते हैं अगर आप पहले से इनका पता कर लें। इसलिए विज्ञान ने कहा कि कोई रास्ता ढूंढो जिससे बच्चों के इन तरह की कमियों का हम पहले से पता कर लें। और तब टेक्नोलॉजी आती है और वो बहुत सारी तरीके से हमारे सामने ये अवसर प्रदान करती हैं कि आप इन सब चीज़ों को पहले से जान लें। इसको जानते हुए हम एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर हमको भ्रूण को पहचान लेने की शक्ति मिलती है। भ्रूण का लिंग पता कर सकते हैं आप। इस टेक्नोलॉजी के नहीं आने से पहले ये संभव नहीं था। भ्रूण का लिंग पता करने का दूसरा नतीजा ये हुआ कि गर्भ में लड़कियों की मृत्यु होने लगी। इस बात को थोड़ी बारीकी से समझ लीजिए। लड़की का जन्म ही नहीं हो, क्योंकि समाज इस तरह का बना है हमारा जिसमें लड़कों की पता नहीं क्यों बड़ी प्रमुखता हो गई है और लड़कियों की प्रमुखता नहीं है। परिवार नहीं चाहता है कि लड़कियां हो समाज में, परिवार में। तो एक टेक्नोलॉजी आपके हाथ में आ गई है जिसका इस्तेमाल करके आप ये पता कर लेते हैं और भ्रूण को कोख में ही खत्म कर देते हैं। यह असभ्यता है, ये सभ्यता नहीं है। तब क्या करना पड़ा कि अब आप देखते होंगे कि हर अस्पताल में एक बोर्ड लगा रहता है जहाँ लिखा रहता है कि यहाँ भ्रूण की जांच नहीं होती है, लिंग की जांच नहीं होती है। एक कानून बना दिया गया कि इस तरह की जांच अगर आप करेंगे तो अपराध की श्रेणी में आप जाएंगे। तो क्या हुआ, एक टेक्नोलॉजी आपके हाथ में आई थी, उस टेक्नोलॉजी को हमने जांचा और ये माना कि ये टेक्नोलॉजी गलत है, इसकी तरफ जाना नहीं है। तब उसके नियम बनाए। मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़नी चाहिए। हम लोग बहुत धीरे धीरे और बहुत थोड़ा थोड़ा काम कर पाते हैं। कुछ ऐसा हो कि बहुत तेजी से हम काम कर सकें। इसकी खोज में हम आईटी तक पहुंचे।
तेज से तेज काम करने वाली मशीनें बनी, कंप्यूटर बना। अब हम सबके बैग में छोटा सा लैपटॉप घूमता है, जिसने हमारी क्षमता को बहुत आगे बढ़ा दिया है। सिर्फ काम की क्षमता आगे नहीं बढ़ी, उस टेक्नोलॉजी ने दूसरे क्षेत्रों में भी हमारी पहुंच बढ़ाई है। कहूं अगर कि वो टेक्नोलॉजी ईश्वर से होड़ लेने की कोशिश कर रही है, और अब हम उसको समझने की कोशिश में लगे हैं कि ये कहाँ तक जाएगी, या कहूं कि इसको कहाँ तक जाने देना है। इंग्लैंड में एक कंपनी है जिसका इनिशियल है एम। इंग्लैंड का जो मध्यम वर्ग है समाज का, उसकी ज़रूरतों को पूरी करने वाली ये एक व्यापारिक चेन है, जिसकी बहुत सारी दुकानें इंग्लैंड में आपको मिलेंगी। एम का मतलब सभी समझते हैं कि वो चेन है जो इंग्लैंड के मध्यम वर्ग की ज़रूरतों को पूरा करती है। इंग्लैंड में एक पिता अपनी बेटी के साथ रहता है घर में। जब मैं कह रहा हूँ कि पिता अपनी बेटी के साथ रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती है, सिर्फ पिता और बेटी रहती है। एक दिन उस एम कंपनी से उसकी बेटी के नाम एक पार्सल आता है। बेटी घर पे नहीं है, पिता पार्सल रिसीव करता है। वो सोचता है कि क्या मंगाया है इसने, कभी बात नहीं की उसने कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो उत्सुकतावश वो पैकेट खोलता है कि आखिर इसने इस यहाँ से क्या मंगाया है। तो देखता है कि उसमें कुछ लिटरेचर रखा हुआ है, हाउ टू टर्मिनेट अनवांटेड प्रेगनेंसी, इसका लिटरेचर है। तो बाप एकदम परेशान हो जाता है कि ये लिटरेचर मेरी बेटी के नाम से यहाँ कैसे आया। वो साथ रहता है, वो जानता है अपनी बेटी को, आज तक कभी ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तुरंत कंपनी में भागता है, कंपनी के हेड ऑफिस में जाकर के वो हंगामा खड़ा कर देता है, पूछता है ये किसने हमारे यहाँ भेजा है। तो जो सीईओ है वहाँ का, उनको बिठाता है, कहा आप इत्मीनान से बैठिए, हम पता करते हैं क्या गड़बड़ हुई है। उनको बिठाता है, शांतवांत करता है, और फिर थोड़ी देर में आकर बताता है कि सर कुछ भी नहीं, ये गलत एड्रेस पर चला गया। इसीलिए आप परेशान मत होइए, हमारी तरफ से चूक हुई है, गलत एड्रेस पर चला गया है। पिता एकदम खुश हो जाता है, एक तो गलती पकड़ ली इतनी बड़ी कंपनी की, और उससे माफ़ी भी मंगवा ली। घर लौट कर आता है, और उसी दिन रात में उसकी बेटी उससे मिलने आती है और कहती है कि मुश्किल में मैं पड़ी हूँ, ऐसी ऐसी बात हो गई है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, तो आपकी मदद की मुझको ज़रूरत है। तो बाप जैसे ताड़ के पेड़ से गिरता है, भौचक्का रह जाता है। फिर अपनी बेटी को सांत्वना देता है, ठीक है हम लोग कुछ करेंगे, रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन वो सुबह उठते ही फिर से भागता है उस कंपनी के पास, और उससे कहता है कि भाई कल तो मैं आया था तुमसे लड़ने के लिए, आज तुमको सॉरी करने हैं। मेरी बेटी सच में इस तरह की मुश्किल में फंस गई है। तो उसने कहा सर बैठिए बैठिए, आप परेशान मत होइए, बैठिए। नहीं तुम मुझको ये बताओ कि तुमको कैसे ये पता चला कि तुमने मेरी बेटी के पास से लिटरेचर भेजा। तो उसने कहा परेशान मत होइए, एक बात को समझ कर रखिए, और आप सब लोग भी इस बात को समझ कर रखिए। उसने कहा कि जहाँ पहली बार आप गूगल में सर्च करने जाते हैं, हम आपको सर्च करने लगते हैं। आपकी बेटी कुछ दिनों से लगातार गूगल पर इस तरह की चीज़ को खोज रही थी। हमने पहले दिन देखा कि एक लड़की है जो इस एड्रेस पर है और वो इस तरह की चीज़ खोज रही है, ये हमारी पोटेंशियल बायर है, वो ग्राहक है, और इसलिए हमने उसको लिटरेचर भेजा। अगर निशाने पर लगा तो एक नया ग्राहक आ जाएगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, व्यापार में तो चलता ही है। आप सोच के देखिए कि आपके जीवन का जो सबसे निजी पल है, उस पल में कोई तीसरा आदमी घुसा हुआ है।
जो आपको 24 घंटे देख रहा है। आप गलतफहमी में हैं कि दुनिया के बादशाह आप हैं, क्योंकि एक बटन के क्लिक पर दुनिया आपके पास है। जिसका वो क्लिक है वो जानता है कि ये आदमी मेरी मुट्ठी में है। ये जो आईटी की टेक्नोलॉजी है उसने अब यहाँ तक पहुँचा दिया है हमको कि अब हमारी प्राइवेसी नहीं रह गई। मनुष्य के पास सबसे प्रेशियस, सबसे मूल्यवान चीज कुछ अगर है तो उसकी निजता है। अगर वो निजता निकल जाती है तो हमारी सामाजिकता निकल जाती है। एक व्यक्ति के रूप में आप निहत्थे हो जाते हैं। जिसको आप कहते हैं कि ये आज की भाषा में एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो बना बनाया इंटेलिजेंस मिला है वो पूरा नहीं पड़ रहा है। एक बनावटी इंटेलिजेंस की आपको जरूरत पड़ रही है, और वो जरूरत आपको वहां पहुंचा दे रही है जहां पर आपका स्वाभाविक इंटेलिजेंस आपको बता रहा है कि आपका कुछ गुम हो रहा है, कुछ जा रहा है आपके हाथ से। तो जब हम विज्ञान की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उस समय इस फर्क को समझ लेने की जरूरत है। उसी आधार पर आप तय कर सकोगे कि आपका नेचुरल इंटेलिजेंस कहाँ तक काम करता है, कहाँ आपको बाहरी इंटेलिजेंस की जरूरत है। ये बात बहुत आगे तक जा रही है। आप में से जिन लोगों को दिलचस्पी होगी उनको मैं बता सकता हूँ कहाँ कहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। पढ़ पढ़ के मैं हैरान रहता हूँ कि कहाँ पहुँचा रहे हैं आप हमको। अमेरिका एक बहुत बड़ी क्राइसिस से अभी 1 साल के भीतर गुजरने वाला है, जब करीब करीब 80 लाख ट्रक ड्राइवर्स एक साथ बाहर होने वाले हैं, क्योंकि ड्राइवर लेस ट्रकें बन गई हैं और उनका इस्तेमाल शुरू हो गया है। तो अमेरिका में ट्रक ड्राइवरों की बड़ी मजबूत लॉबी है, क्योंकि 24 घंटे सामान यहाँ से वहाँ जाते हैं। 80 लाख लोग एक साथ काम से बाहर निकलेंगे, उनके लिए काम ढूंढना, उनके लिए रोजगार ढूंढना अमेरिका के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह खड़ा है। गाड़ी है तो ड्राइवर होता है। अगर आपने ड्राइवर निकाल दिया है तो अब वो गाड़ी अपनी तरह से चलती है, पहुंचा भी देगी आपको जगह पर। उसके पीछे क्या क्या हो रहा है उसको आप अगर पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या हो रहा है। क्योंकि आखिर वो जो ड्राइवर है जो चला रहा है उसको बहुत सारे संकेत दिए गए हैं। शुरू की टेस्टिंग में ऐसा हुआ कि सड़क पर कई काले लोग मारे गए ट्रकों से दबकर, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन मिला था उसको, उसमें गोरे आदमी का चित्र डाला गया था। तो वो कंप्यूटर सिर्फ ये पहचानता था कि गोरी आकृति जिसके 2 हाथ और 2 पांव होते हैं वो सामने से गुजरे तो रुक जाना है, बाकी कुछ गुजरे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सोच के देखिए कि इस तरह की दिशा में जब आप जाते हैं तो क्या होता है। तो विज्ञान की मर्यादा कौन तय करता है? हमारा नेचुरल इंटेलिजेंस विज्ञान की मर्यादा तय करता है। अगर आपने वो हटा दिया है और आर्टिफिशियल कर दिया है तो आर्टिफिशियल जो है वो आपकी मर्यादाएं तय करने लगता है। गांधी जी जब ये कहते हैं कि मैं मशीन नहीं चाहता, तो साथ में भी कहते हैं कि मुझको ये अच्छी तरह मालूम है कि मेरा ये अस्तित्व ही एक मशीन है जिससे मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं मशीन का विरोध कैसे कर सकता हूँ? मैं तो इसका विरोध करता हूँ कि वो मशीन जो आदमी को रिप्लेस कर दे, मुझको वो मशीन नहीं चाहिए। यहाँ तो आदमी को नहीं, ह्यूमन रिलेशनशिप को रिप्लेस करने की स्थिति में हम लोग पहुँचे हैं। इस दृष्टि से इस विज्ञान को अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। आप लोगों ने फॉसिल्स देखे हैं कभी? किसी भी अच्छे म्यूजियम में आप जाएंगे
मुझको सागर का तो पता नहीं है कि यहाँ कोई बड़ा अच्छा म्यूजियम है या नहीं, ये भोपाल में तो शायद ज़रूर होगा। उसमें आपको एक सेक्शन मिलेगा जहाँ फॉसिल्स रखे हुए हैं। विज्ञान ऐसा कहता है कि एक निश्चित समय तक, एक निश्चित गहराई में, एक निश्चित तापमान पर कोई चीज़ अगर पड़ी रह जाती है तो धीरे धीरे पत्थर में बदल जाती है। तो आपको पेड़ों के फॉसिल्स मिलेंगे, जानवरों के फॉसिल्स मिलेंगे, हड्डियों के फॉसिल्स मिलेंगे। जो काम प्रकृति इन चीज़ों के साथ करती है, संस्कृति वही काम हमारे साथ करती है। आदमी के फॉसिल्स बन जाते हैं। जब बहुत समय तक आप एक निश्चित तरीके से सोचने की दिशा में ही जाते रहते हैं, अगल बगल घट रही नई घटनाओं की तरफ उन्मुख नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे आप भी एक फॉसिल्स में बदल जाते हैं। मनुष्य की सांस्कृतिक यात्रा में आप पीछे छूट जाते हैं। तो मैं जो बार बार कह रहा हूं कि किसी से नाराज होने की, किसी से शिकायत करने की, किसी पर तोहमत लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग उस सांस्कृतिक यात्रा में पीछे छूट गए फॉसिल्स हैं, जिनके साथ आप भी हैं। आपको उनके साथ अपना रिश्ता तय करना है। यह खतरा हम सबके सामने है, पूरब के सामने, पश्चिम के सामने, इस दुनिया के सामने, उस दुनिया के सामने, सब इस खतरे से जूझ रहे हैं और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे आप इसका मुकाबला करेंगे? तो विज्ञान कहता है कि इसके मुकाबले का दो ही रास्ता है। कहते हैं कि आपस में संवाद बनना चाहिए। जितने ज्यादा संवाद जिस स्तर पर आप कर सकें, उस स्तर पर कीजिए। हम लोग में संवाद बंद हो गया है। कल मैंने कहीं कहा था, बोलते नहीं हैं हम लोग। एक तो डर से नहीं बोलते हैं, आजकल डर बहुत फैला हुआ है। मैं बराबर पूछता हूं, किस बात से डरते हो? आदमी का आखिरी डर क्या है? मार दिए जाएंगे। अरे तुम कल मर जाने वाले हो। इस चक्र से कोई छूटा हुआ नहीं है। तब किस बात से डर रहे हो? यही अगर मन में आ जाए कि जब तक जीऊंगा आदमी की तरह जीऊंगा, तो आदमी में होने में की एक पहचान साहस है। आदमी होने की एक पहचान सही और गलत का विवेक है और सही के साथ खड़े होने की हिम्मत है। ये अगर नहीं तो आदमी नहीं होता। तो इसलिए संवाद की जरूरत है। हर स्तर पर संवाद कीजिए। जिन लोगों से हमारी सहमति नहीं है, उनके साथ और भी ज्यादा संवाद करने की जरूरत है। कोई आ जाए और कुछ ऐसी बात बोलकर निकल गया जिसका न सर है न पैर है, और हम मूक की तरह उसकी बात सुन लेते हैं और ताली भी बजा देते हैं। आप जितनी बार ताली बजाते हैं, उतनी बार आप उस गलत विमर्श को आगे बढ़ा देते हैं। मैं कहता हूं और कुछ नहीं करो, कम से कम ताली तो मत बजाओ। ये भी एक संकेत होता है। हम तो उस संकेत से भी डर जाते हैं। तो एक तरीका है लगातार संवाद होते रहने का। किसी के साथ भी संवाद से पीछे मत हटो। लोकतंत्र में संवाद प्राणवायु है। लोकतंत्र की ये विज्ञान है जो आपको समझा रहा है। और दूसरी बात विज्ञान ये समझाता है कि जब आमने सामने की स्थिति आ जाए तो मुकाबला करो, उस समय पीछे मत हटो। गांधी के जीवन में इन दोनों चीजों को आप लगातार चलते हुए देखेंगे। और किनसे नहीं बात करते, हर किसी से बात करते हैं, बड़ा छोटा भूल कर बात करते हैं, लेकिन आखिरी में गोली के सामने भी खड़े हो जाते हैं। तो
विज्ञान जो है उसको कई स्तर पर अपने को समझने की जरूरत है। विज्ञान सिर्फ साइंस की लेबोरेटरी में इसको और उसको मिलाने से नहीं होता है। ये हम सब लोग एक एक परख नली है, एक टेस्ट ट्यूब हैं, जितने हम लोग हैं, इनको कैसे मिलाओगे आपस में? इसमें से एक नई सोच कैसे बने, वो आगे बढ़ने वाली सोच कैसे हो? यह है जिसकी तरफ अपनी नजर जानी चाहिए। ये गांधी आदमी नाम का जो आदमी है, इसकी तो कहानी खत्म हो गई 30 जनवरी 1948 को। अब जिस गांधी की बात हम करते हैं वो कौन है? मैं 2-4 बार गांधी का नाम ले चुका हूँ, आपके इस विमर्श में कई जगह गांधी का नाम है। ये कौन गांधी है? तो मैं ये कहता हूँ कि आज गांधी का मतलब है विकल्प। आप जब भी अल्टरनेटिव्स खोजने की कोशिश करते हैं, इस आदमी के साथ चलते हैं, क्योंकि इस आदमी ने जीवन में और कुछ किया हो कि न किया हो, बहुत सारे विकल्प हमारे सामने खड़े किए। इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, तुम्हारे काम आए तो इसका भी इस्तेमाल करना, नहीं आए तो कुछ और ढूंढ लो। विकल्पों के बारे में बार बार बात करो, सोचो। इसलिए आदमी बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब भी हम कुछ नया सोचते हैं, ये बगल में आकर खड़ा हो जाता है। आप देखिए ना, आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, एक से एक दिग्गज लोग। उन सब के विचारों की जब जरूरत पड़ती है तो हम जाते हैं, देखते हैं उनके विचार, खोजते हैं, किताबें देखते हैं। ये आदमी है जो बगैर खोजे हुए हमारे पास आ जाते हैं। आप ऐसे बात करते हैं जैसे कल की बातचीत कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आदमी परिस्थिति के साथ नया होता जाता है। हम सब लोग परिस्थिति के साथ नए नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, कहीं ना कहीं जड़ बनने लगते हैं। एक आदमी है, हमारे ही दौर का आदमी है, स्टीफन हॉकिंस। आप में से कई लोग उसका नाम जानते होंगे। बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है, भौतिकविद है। कहते हैं कि हमारे समय में आइंस्टीन की कोटि का कोई आदमी हुआ तो उसका नाम हॉकिंस है। 20-22 साल की उम्र में मर गया और उसके बाद कोई 40 साल तक जिंदा रहा। तो थोड़ी टेढ़ी बात लगेगी आपको। उसको एक ऐसी बीमारी हुई 20-22 साल की उम्र में कि एक एक करके उसकी सारी फैकल्टी खत्म होने लगी। आप में से कोई भी गूगल पर जाकर हॉकिंस डालेगा तो जो फोटो आएगा वो एक कुर्सी की फोटो आएगा, जिस कुर्सी के साथ वो जुड़ा था। मैं जब दिल्ली में मिला उनसे पहली बार और आखिरी बार, तो मैं समझ नहीं पाया कि आदमी किधर है और कुर्सी किधर है। और वो कुर्सी पर बैठा भी नहीं हुआ है, उसकी गर्दन झुकी हुई है, क्योंकि वो गर्दन सीधी नहीं रख सकता है। उसके सेल्स मतलब मसल्स में ताकत ही नहीं है कि वो खड़ा कर सके। वो न बोल सकता है, न लिख सकता है, कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। वो उस कुर्सी के अंदर बंधा हुआ कुर्सी का एक हिस्सा है। और ऐसी अवस्था में उसने 3 बड़ी किताबें लिखी। एक किताब जो मेरी बहुत ही प्रिय किताब है, वो आपको बता रहा हूँ, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ टाइम। वक्त का एक छोटा इतिहास। कैसे नापेंगे वक्त को, कैसे वक्त को समझते हैं। उससे मेरे मन में ये बात आई कि वक्त जो है, काल जो है, वो किसी का नहीं है। काल पूरी मनुष्य सभ्यता का है। ये जो गुजर गया वो कहाँ गया? वो भी तो कहीं है ना। जिसको हम कहते हैं गुजर गया, वो भी तो कहीं है। और जो आप कह रहे हो कि आने वाला समय है, वो कहाँ से आ रहा है? वो भी तो कहीं था ना जो आ रहा है। यानी एक श्रृंखला बनी हुई है, निरंतरता बनी हुई है।
जो आती है लौट लौट कर हमारे पास पहुंचती है। ऐसी एक चीज उसने लिखने की कोशिश की। अब आप सोचिए उसने कैसे लिखा। उसके दाहिने आंख के ऊपर एक छोटी सी नस थी। जब वो उसके मन में कुछ आता था तो उस नस में एक स्पंदन होता था। वो जिस इलेक्ट्रॉनिक कुर्सी से बंधा हुआ था उसका कंप्यूटर उस स्पंदन को पकड़ता था कि कुछ सोच रहा है, और उस स्पंदन को डिकोड करता था। आप सोचिए कितनी जटिल प्रक्रिया रही होगी। हम तो कितनी आसानी से बोलकर अपनी बात कह लेते हैं। वो जब कुछ सोचता था, उसके मन में कुछ आता था, तो वो जो नस में स्पंदन होता था उसको कंप्यूटर पकड़ता था, उसको डिकोड करता था, उसको एक भाषा में ढालता था। इसमें से जाकर उसने किताबें लिखी 40 साल तक करीब। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो आधी अधूरी है, जिसको आप जॉटिंग्स कहते हैं। विजय बहादुर जी बताएंगे, बहुत सारी कविताएं हम लोग लिखते हैं जो आधी में छूट जाती हैं, फिर सोचते हैं कभी देखेंगे इसको, कभी वहीं रह जाती है। स्टीफन हॉकिंस भी बहुत सारी बातें सोचता है, आधी अधूरी रह जाती है। उसके मरने के बाद धीरे धीरे वो आधी अधूरी चीज़ें डिकोड की जा रही हैं। 2 महीने 4 महीने पर साइंस की मैगजीन्स अगर आप देखते होंगे तो उसमें कहीं कहीं आता है कि इस बार रिपोर्ट में ये निकला। अभी मैंने उसका एक पढ़ा और मैं हैरान रह गया पढ़ के। उसमें वो लिखता है कि ये जो दुनिया है हमारी, और जब वो दुनिया कहता है तो अपने देश की बात नहीं कर रहा, सब की बात कर रहा है। कहता है जो दुनिया है हमारी, ये 2 ताकतों के बल पर चल रही है। एक लोभ है और एक भय। हम डरे हुए हैं, हम डराए हुए हैं, और हमको लोभ देकर आकर्षित किया जा रहा है। इन्हीं 2 ताकतों पर ये दुनिया चल रही है। और वो कहता है, और मैं देख रहा हूँ कि अगर इस रास्ते पर ये दुनिया और आगे बढ़ेगी तो ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। वो कहता है कि फिर मनुष्य नाम का प्राणी बचेगा नहीं। ये जो 2 ताकतें हैं इसको ले जाने वाली, इस ताकत को बदलना है। ये वैज्ञानिक आदमी सोच रहे हैं, ये विज्ञान के नहीं समाजशास्त्र के विषय हैं। लेकिन जो सच्चा वैज्ञानिक होता है ना, वो खांचों में नहीं रहता है, वो तो सबकी तरफ से सोचता है। वो कहता है इसको बदलना है, कैसे बदलेंगे? तो लिखता है कि इसका जवाब कहीं ना कहीं आपको गांधी के पास मिलता है। वहां के वो आके खत्म हो जाता है, उसके आगे उसने लिखा नहीं है। मैं सोचने लगा कि इस हॉकिंस को गांधी के बारे में पता कहाँ से चला। 22 साल की उम्र में तो मर गया। 22 साल के पहले की जिंदगी उसकी बड़ी रंगीन जिंदगी है, क्लबों उल्बों की जिंदगी है। उस समय गांधी से उसका कोई रिश्ता रहा नहीं होगा, और बाद में तो क्या रहा होगा। मशीनों में बंधा हुआ आदमी गांधी के बारे में क्या जानता है। लेकिन वो वैज्ञानिक विकल्पों के बारे में जानता है। वो जब अल्टरनेटिव सोचता है कि कहाँ कहाँ से उसको अल्टरनेटिव पता चलते हैं, तो लगता है कि इस आदमी के पास कुछ रास्ते हैं जिसको आप सोचने की कोशिश कीजिए। विज्ञान यहां तक आपको पहुंचा देता है। अब आपके सामने सवाल है, आप खोजने की कोशिश कीजिए कि आखिर हॉकिंस को ऐसा क्यों लगा कि यहां पर कुछ जवाब है। जो विविधता है हमारी, हम लोग अपने देश के बारे में बहुत कहते हैं कि बड़ा वैविध्यपूर्ण देश है हमारा। सच है, बहुत ही वैविध्यपूर्ण देश है, लेकिन दुनिया उससे भी ज्यादा वैविध्यपूर्ण है। ये वैविध्यपूर्णता जो है, यही मनुष्य जाति का भविष्य है। इसको हम जितना सजा संवार कर बचा कर रखेंगे, उतने आगे जाएंगे। इसको जितना एक सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे, एक तरह का बनाने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी ये हमारे हाथ से छूट जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में रखिए। विविधताएं बोझ नहीं है, विशेषताएं हैं। बड़ी लंबी सांस्कृतिक यात्रा के बाद ये अर्जित हुई हैं, पूरी मनुष्य जाति को मिली है।
कोई भी इनको काटने छांटने की बात करे तो असहमति में हाथ उठाइए, कहिए हम इससे सहमत नहीं हैं। इसलिए हम लोग जो भारतीय लोग हैं उनको अब इस बात के बारे में एक निश्चय करना चाहिए कि हम भारतीयता से छोटी किसी पहचान के साथ अपने को जोड़ते नहीं। न हमको धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश करो, न हमको जाति के साथ जोड़ने की कोशिश करो, न हमको कोरे राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि हम जो बने हैं वो इन सब से कहीं मिलकर बने हैं, तब हम हैं। नहीं तो कौन सा मुल्क है, आप दुनिया के सारे मुल्कों के बारे में सोच कर देखिए, जिसके अंदर इतने तरह के धर्म जीते हैं जितने हमारे यहाँ जीते हैं। दुनिया का कोई जीवित धर्म ऐसा नहीं है जिसके 2-4 लोग हमारे देश के किसी कोने में न रहते हों और अपने धर्म का पालन नहीं करते। यूरोप का साइंटिस्ट कहता है कि भाई एक देश हो, इसके लिए एक धर्म की जरूरत है। इसलिए आप देखो यूरोप का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है क्रिश्चियनिटी का हिस्सा है। अरब देशों की तरफ देखो तो सब इस्लाम के देश हैं। कहता है कि नहीं, एक धर्म नहीं हो तो एक देश कैसे बनेगा। हम कहते हैं भैया जरा हमारा भी देश देखो, हजारों साल से हम हैं और इतने सारे धर्मों को लेकर चलते हैं, कभी कभी टकराते भी हैं, लेकिन हर टकराहट के बाद पहले से ज्यादा समझदार बनकर निकलते हैं। इस सोशल साइंस को क्या कहोगे? इस सोशल इंजीनियरिंग को समझने में यूरोप को 1000 साल लगेंगे। हमारी परंपराओं ने ये सामाजिक तंत्र विकसित किया है। वो कहता है एक भाषा तो हो, एक देश हो तो एक भाषा तो बोलो। हम कहते हैं हमारे यहाँ तो 18 भाषाएं संविधान में लिखी हुई हैं और बाकी भी बाहर खड़ी हैं, उनका भी पूरा दावा है और सही दावा है कि उनको भी मान्यता मिलनी चाहिए। हर भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि हर भाषा किसी न किसी मनुष्य की अभिव्यक्ति का उपकरण है। तो अगर मनुष्य को इनकार नहीं करते हैं तो उसके अभिव्यक्ति के उपकरण को कैसे इनकार कर सकते हैं? इसीलिए हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, हर भाषा को उसकी उचित जगह मिलनी चाहिए। आज विजय बहादुर जी बता रहे थे ना कि कौन कौन लोग कितनी कितनी भाषाएं जानते हैं। मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहा हूं जो दुनिया की हर भाषा जानते थे। उसका नाम था विनोबा। दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं थी जिसमें वो बातचीत नहीं कर सकते थे, जानते नहीं थे। अचानक पता चला कि बर्नार्ड शॉ ने एक भविष्य में इस्तेमाल होने वाली भाषा बनवाई है, उसको एस्पेरेंटो कहते हैं। तुरंत उनको चिट्ठी लिखी, मुझको एस्पेरेंटो सिखाइए। और एस्पेरेंटो सीख कर उन्होंने बर्नार्ड शॉ को लिखा कि ये भाषा चलेगी नहीं, आपने बनाई है लेकिन ये चलने वाली नहीं है, क्योंकि संस्कृत का आधार छोड़ करके वो कहते हैं कि कोई भी भाषा रचोगे वो जिएगी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से इधर तक पूरा देश 3 बार पैदल घूमते हुए हिंदी के अलावा किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। सब जगह हिंदी में ही बात करते थे और कहते थे कि मेरी हिंदी समझने में अगर तुमको दिक्कत है तो समझना मेरा भाषा का ज्ञान अधूरा है। भाषा पर प्रेम से ये ताकत पैदा होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अपनी जरूरतों को सीमित कीजिए। गांधी ने इसको एक बहुत सुंदर शब्द दिया, स्वेच्छा से स्वीकारी हुई गरीबी। गरीबी नहीं, तुमने अपने लिए तय किया कि मैं अपना जीवन इतने साधनों के साथ जीऊंगा। हम सबको सोचना चाहिए कि एक दिन का जीवन जीने में कितने रिसोर्सेज हम खर्च करते हैं। दुनिया में रिसोर्सेज बहुत सीमित हैं, खत्म हो रहे हैं। जितना बचाओगे उतना ही पाओगे। तो बचाने की कोशिश कौन करेगा? हम ही आप करेंगे। उसमें क्या करेंगे? अपनी जरूरतें थोड़ी कम करेंगे। और क्या कम करेंगे ये भी आप ही को तय करना है, कोई कानून नहीं बनेगा इसके लिए।
लेकिन आप ही सोच कर देखो कितने जूते पहनने चाहिए। 2 ही पाँव भगवान ने दिए हैं, उसमें रंग बिरंगा जूता भी अगर पहनोगे तो कितने पहन लोगे। कुछ तो मर्यादा बनाओ इसके। मैं बराबर कहता हूँ, यहीं से बैठे बैठे अपने घर की वो अलमारी याद करो जिसमें कपड़े रखे हैं। कितने कपड़े रखे हैं, कब पहना था उसको, और अगले दिन 2 और उसमें डालने वाले हो। जितने ज्यादा तुम रखते हो दोस्तों, उतना ज्यादा तुम दूसरों के छीनते हो। क्योंकि अगर सीमित है तो किसी न किसी का छीनते हो तभी तो तुम्हारे पास आती है। छीनना बंद करो। तो अपने जीवन के लिए खुद ही मर्यादा तय करो। गांधी जी घुटने तक की धोती पहनते थे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कभी ये नियम नहीं बनाया कि हर कोई घुटने की धोती पहनेगा। सभी तरह के लोग थे वहां पर, सबको कहा आजादी है, जिसको जो पहनना। मुझको यही सबसे अच्छा लगता है, इससे ज्यादा कपड़ा चुभता है मुझको। तो मैं नहीं कहता हूं कि जिसको नहीं चुभे उसको भी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन तुमको ये चुभना चाहिए कि मेरे पास कितना है और बगल वाले के पास तो क्या है। तो ये बगल वाला जो है वही तुम्हारा लिटमस टेस्ट है, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा लिटमस टेस्ट। और पड़ोसी कौन है? हर कोई पड़ोसी है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पड़ोसी जो है वो भी तो हमारा ही पड़ोसी हो गया ना। हम सब एक दूसरे के नेबरहुड में रहते हैं। नेबरहुड में रहते हैं, इसलिए एक दूसरे से शेयरिंग करना चाहिए। तीसरी बात है सफाई। गांधी जी का एक सिंबल बना दिया इन लोगों ने, झाड़ू। मुझको कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं मानता हूं गांधी जी का इससे अच्छा प्रतीक हो ही नहीं सकता। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है समझने के लिए कि गांधी जी के झाड़ू से सिर्फ सड़क साफ नहीं होती थी, दिमाग भी साफ होता था। और दोस्तों, उस झाड़ू से हर कोई पिटा है। किसकी किसकी पिटाई नहीं की है उन्होंने झाड़ू से। तो हम लोग भी सफाई के बारे में समझें। घर भी साफ होना चाहिए, सड़क भी साफ होनी चाहिए, ये खोपड़ी भी साफ होनी चाहिए। इस खोपड़ी में बहुत गंदगी भरी है, और इसकी विशेषता यह है कि हर गंदगी को जस्टिफाई करने के तर्क भी भरे हुए हैं। उसमें से निकलना है, हम सबको निकलना है। इसको निकलना है, उसको नहीं निकलना है, ऐसा मत समझिएगा। विकास एक बहुत बड़ी चीज है, हर को विकास चाहिए, और ये तो लोग विकास के ही नारे लगाते रहते हैं। गांधी जी पूछते हैं कि विकास जरूर चाहिए, 3 सवालों के जवाब मुझको बताना। विकास किसका चाहिए, किसका विकास करना चाहते हो। फिर वो पूछते हैं विकास कैसे होगा, और तीसरी बात तो पूछते हैं विकास के रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, संसाधन कहाँ से आएंगे, क्योंकि संसाधन तो लगते हैं ना। इन 3 सवालों का जो जवाब दे सके उसके विकास के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो कहते हैं कि विकास का मतलब यह हुआ कि सबसे पीछे जो खड़ा है उसकी बात होनी चाहिए, तब विकास हुआ। जो सबसे आगे खड़ा है उसकी बात करके क्या करोगे। तो कहते हैं कि मुझको इससे बहुत मतलब नहीं है कि कितने अंबानी होगा और कितने अडानी होगा। मैं तो ये देखता हूं कि हमारा जो सबसे पीछे आदमी खड़ा है उसके हाथ में क्या ताकत है। तो इसलिए आज़ादी के बाद जो सरकारें बनी, गांधी जी तो कुछ दिन ही जिंदा रहे, उन सरकारों के लोग गांधी जी से मिलने आए तो उन्होंने 2 बातें उनसे कही। उन्होंने कहा एक ताबीज देता हूं तुमको, जब कभी तुम्हारे मन में ये शंका पैदा हो कि तुम नए रूलर लोग, नए शासक लोग अब जो निर्णय करने जा रहे हो ये सही है कि गलत है, तुम्हारे मन में लगे कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, तो एक ताबीज देता हूं तुमको, इस पर से निर्णय करना।
क्या ताबीज़ दिया? कहा कि तुमने अपने जीवन में जो सबसे निरीह और निरुपाय आदमी देखा हो, उसका चेहरा याद करना और खुद से पूछना कि तुम जो ये करने जा रहे हो उससे इस आदमी की ताकत बढ़ेगी क्या? अगर तुम्हारा जवाब हो कि हाँ उसकी ताकत बढ़ेगी तो वो काम करना। अगर मन में संशय हो वो काम छोड़ देना, वो भी करने के लिए नहीं है। आखिरी आदमी, हम सब लोगों को अपनी अपनी बड़ी चिंता रहती है। विनोबा कहते थे, कभी बुरा मत मानिएगा आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ तो कहते थे शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं इनका पूरा जीवन 3 P में जुड़ा हुआ है। पे कितनी है, प्रमोशन कब होगा और पेंशन कितनी मिलेगी। इसी 3 P के भीतर सारी जिंदगी की सारी दौड़ है। सही कहा। मैं थोड़ा हैरान होता हूँ, किताबों की दुनिया वाला आदमी पी में कैसे बन गया। इतनी किताबें उन्मुक्त करती हैं, विचार तो उन्मुक्त करता है, हम ही लोग सबसे ज्यादा संकीर्णता में कैसे बन गए। तो हम लोगों को इस सबसे कमजोर वाले व्यक्ति के बारे में जब हम सोचना शुरू करेंगे तो आप मुक्त होना शुरू होंगे। इसीलिए जब बड़ा हंगामा होता है, इतना आतंकवाद बढ़ गया है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस देश में करीब करीब सरकार का आंकड़ागत मान लें जो अक्सर गलत होता है, 18 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार हैं अपने देश में। आप कल्पना कर सकते हैं 18 करोड़ पढ़ा लिखा बेरोजगार इस देश के भीतर रहता है। यूरोप में एक देश होते हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का। 2-3 साल पहले मैं कनाडा गया था तो वहाँ अखबार में एक डिबेट चल रही थी कि कनाडा की पॉपुलेशन 3 करोड़ पार करने लगी, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। हमारे यहाँ तो एक जिले में होंगे 3 करोड़। यानी अगर ये कहूँ मैं कि हमारे देश के भीतर 18 करोड़ यानी कम से कम 10 बेरोजगार देश बसते हैं तो शायद तस्वीर ज़्यादा समझना आसान होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर बेरोजगार आदमी एक पोटेंशियल बम है जिसका कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। जब आप सम्मान के साथ दिन में जीने के रास्ते छीन लेते हैं लोगों के हाथ से तो लोग रात में जीने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। इसलिए संसाधन रिसोर्सेज वहां पहुंचाने की जरूरत है जहां बेरोजगार लोग हैं। साधनों की कमी जहां है वहां साधन पहुंचाओ। हम उल्टा कर रहे हैं, जहां ज्यादा है वहीं पहुंचाने में लगे हुए हैं। मैं बंबई में रहता हूं, मैं बराबर सोचता रहता हूं, चर्चा करता रहता हूं इस बंबई को चलाए रखने के लिए कितने तरह के रिसोर्सेज लगाए हुए। बसें दौड़ती हैं, टैक्सी दौड़ती है, मेट्रो दौड़ रही है, अब एक नया और निकाल दिया है वो भी दौड़ रही है बंबई को चलाए रखने के लिए, और बंबई का वक्त चलने से इनकार कर रही है। तो ये रास्ता ढूंढना पड़ेगा अपने को। ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं वो ढूंढना पड़ेगा। तो ये 2-4 बातें हैं जो विज्ञान के संदर्भ में मुझको बहुत ज़रूरी लगती हैं और इसलिए हॉकिंस का वो कहा हुआ बार बार उसको हॉन्ट करता है कि ये लालच और भय, इन 2 ताकतों से हम कैसे छूटें। ये जो खोज लेगा वो मनुष्य जाति की स्वतंत्रता का रास्ता खोजेगा। तो मुझको बच्ची मिल गई है कि समय नहीं है तो मैं आपका समय नहीं लेता हूँ, लेकिन आप लोगों से एक निवेदन जरूर करूँगा कि आधुनिकतम विचारों के बारे में हमेशा संलग्न रहिए, उसको सोचते रहिए, उसके साथ इंटरैक्ट कीजिए, तभी हम बराबर नई चीज़ों को पकड़ पाएंगे। पुरानी चीज़ें दिशा दिखाती हैं, नई चीज़ें दृष्टि देती हैं। इन दोनों का मेल करने की ज़रूरत है। ये हम जितना कर सकेंगे उतना अच्छा होगा। इस
ये बात कह के आप सबको आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। संपत सरल की एक बात याद आती है कि पहले घड़ी